हेलो एवरीबॉडी। तो देखिए फाइनली आज अपन आ गए हैं। तो देखिए थोड़ा गैप हो गया है बोर्ड के थोड़े काम की वजह से। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने रेगुलर लेक्चर्स। ओके, तो अभी हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों को जैसा पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है फंक्शंस के बारे में। 12th क्लास का ये लेक्चर है और फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर फंक्शन का जो बेसिक्स होता है वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। ओके, जिसमें हम लोगों ने बेसिक उसका प्रोटोटाइपिंग कैसी होती है और सिंपल सा हम लोगों ने प्रोग्राम देखे थे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड ही और फंक्शन के कंसेप्ट से रिलेटेड। ओके, फंक्शन कैसे आर्गुमेंट्स पास करता है, ठीक है, और फंक्शन कैसे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, और ये जो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे जिससे आप लोगों को और भी इजी जाएगा समझने में। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। CLR SCR मैं लिख दूंगा सबसे पहले, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दूंगा जिसका नेम रहेगा एड टू। ठीक है, एड टू नाम का हमारा एक फंक्शन रहेगा। ओके, और फिर हम लोग यहाँ से उसको कॉल भी कर देंगे। ठीक है, फंक्शन को हम लोग कॉल भी कर देंगे। फंक्शन का नाम है अपना add_2। ओके, यहाँ से हम लोग कर देंगे कॉल, और उसके बाद में गेट ch, और ये आ जाएगा इसके बाद में फिर अपना रिटर्न 0, बिकॉज हम लोगों ने int लगाया है। ठीक है, मेन के आगे में। तो देखिए बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि ये जो गेट ch है और रिटर्न 0 वगैरह है ना, अलग अलग फंक्शन में लगा देते हैं। मेन फंक्शन में ही यूज करना है। ठीक है, गेट ch रिटर्न 0, क्योंकि मेन फंक्शन ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। देन आफ्टर अभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे जो भी हम लोगों ने फंक्शन बनाया है और जिसके यूज के लिए बनाया है। ओके, तो एड टू नाम का जो फंक्शन रहेगा ये क्या करेगा, एक्चुअल में ये फंक्शन 2 नंबर को ऐड करेगा। ठीक है, और जो 2 नंबर को अपन ऐड करेंगे उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो काफी इजी सा प्रोग्राम है। 2 नंबर को हम लोगों को ऐड करना, उसका सम जो निकलेगा उसको डिस्प्ले करना है। तो 2 नंबर ऐड करने के लिए अपने को वेरिएबल्स लगेंगे वगैरह वगैरह, जो सारी चीजें है ना हम लोग सारी चीजें रखेंगे फंक्शन में। तो मैं ये फंक्शन अभी बना देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन हेडर लिख दूंगा मैं void add to के बाद में, ओ सॉरी @ लग गया, void add to के बाद में यहाँ पे टैब दबा दूंगा मैं, और फिर यहाँ पे अपन 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। एक int a जिसमें हम लोग वैल्यू भी रख देते डायरेक्टली, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, और एक b में वैल्यू रख दूंगा मैं 10। ओके, और एक सम ले लेंगे। सम में हम लोग स्टोर कर देंगे जो भी इसका रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद में, वो हम लोग सम में स्टोर कर देंगे। देन आफ्टर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, सम को असाइन कर देंगे हम लोग वैल्यू a+b। ओके, a+b जो भी आएगा आंसर सम में हम लोग उसको फिर डिस्प्ले कर देंगे, और डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सी चीज यहाँ पे सम इज लिख दो। सम इज लिखने के बाद में और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर देंगे ये जो सम में जो वैल्यू आएगी ना उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। तो बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है और बहुत ईजी। ठीक है, मैं इसको अब डायरेक्टली कंपाइल करके आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसको अभी हम लोग रन भी कर लेंगे। तो रन करने के बाद में देखो सम इज 15 आ रहा है। बहुत ही इजी प्रोग्राम, इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किए, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किए वहां पे ऊपर में मेन में, और उसके बाद में हम लोगों ने डायरेक्ट नीचे में फंक्शन डिफाइन करके और जो भी जिसके भी लिए बनाए थे वो सारी चीजें हम लोगों ने फंक्शन में की। ठीक है, तो काफी सिंपल सा प्रोग्राम है ये। अभी सपोज अपने को, अभी देखो हम लोगों ने इस प्रोग्राम में ना वैल्यू रिटर्न की है फंक्शन थ्रू, ना आर्गूमेंट्स रखे ना कुछ भी नहीं रखे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स देंगे। ठीक है, और आर्गूमेंट्स हम लोग क्यों देते हैं वो आप लोगों को पहले समझना होगा। अब जैसे देखो कि हम लोगों को मेन फंक्शन के थ्रू वैल्यूज देनी है अपने फंक्शन में, जैसे एड टू हमने बनाया है उसमें हम लोगों को वैल्यूज देनी है किसके थ्रू, मेन फंक्शन के थ्रू। मीन्स ऐसा अपना प्रोग्राम बन रहा है कि मेन फंक्शन क्या कह रहा है कि जो डेटा है वो मैं दूंगा। ठीक है, मेन फंक्शन कह रहा है कि डेटा मैं दूंगा, एड टू तुझे सिर्फ कैलकुलेशन करना है और आउटपुट डिस्प्ले करना है। ओके, तो डेटा किसका देने का काम है, मेन का देने का काम है। तो सिंपल सी एक थिंग है कि ये जो int a b जो है ना इसको हम लोगों को निकाल देना होगा। मीन्स ये जो a b हम लोग जो डेटा दे रहे हैं ना यहाँ पे एड टू फंक्शन में, ये देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये मेन फंक्शन पास करने वाला है। ठीक है, तो अब ये पास कैसे करेगा, वो पास करेगा आर्गुमेंट्स के थ्रू। ओके, तो आर्गुमेंट्स के थ्रू कैसे पास किया जाता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ मेन में। int a में एक डेटा दे दूंगा 6, और कॉमा देके एक b में दे दूंगा 7। ओके, तो 6 और 7 13 आता है, और ये हो गया। ओके,
अब मैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे दूंगा, और आर्गूमेंट्स हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आर्गूमेंट्स थ्रू ही हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे देता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में भी देखे, INT_x एक आर्गूमेंट दे देता हूँ और INT_y दे देता हूँ। INT_x दे दिया मैंने और INT_y दे दिया। देन आफ्टर हम लोग जब कॉल करते हैं ना, हम लोग जब कॉल करते हैं तब यहाँ पे हम लोगों को जो एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं, जो हम लोग वैल्यू पास करने वाले हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे देना होता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल में उस वैल्यू को सेट करके रखें। ओके, तो ए में मैंने 6 रखा हूँ और बी में 7 रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक बी दे दूंगा और एक ए दे दूंगा, क्योंकि हमारी ए और बी में वैल्यू है। अब जब कॉल होगा तो ये जो ए और बी में वैल्यू रहेगी वो एक्स और वाई में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे भी एक्स और वाई देना होगा फंक्शन हेडर में, जो भी हम लोगों ने जैसे प्रोटोटाइपिंग की है। INT_x हमारा रहेगा एक और INT_y रहेगा। तो INT_x दे दिया, INT_y दे दिया। अब देखो हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो देखो, यहाँ पे हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे अभी, तो मैंने आप लोगों को कंपाइल करके ही नहीं दिखाया, मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। और कंपाइल करने के बाद में देखो एरर आ रहे कुछ, अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल बी, पैरामीटर एक्स एंड पैरामीटर वाई नेवर यूज। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स और वाई हम लोगों ने यूज ही नहीं किए, और ये जो ए और बी है ये अनडिफाइंड है। ये ए बी जो अनडिफाइंड बोल रहा है ना, ये यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे ए बी अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि ए बी जो ये मेंबर ही नहीं है, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन के मेंबर ही नहीं है ए बी, क्योंकि ये जो ए बी है हम लोगों ने कहाँ पे डिक्लेयर किए, मेन में डिक्लेयर किए, ऐड टू में हम लोगों ने इसको डिक्लेयर नहीं किए। तो एक्चुअल में जो ऐड टू के जो वेरिएबल्स है, मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो आर्गूमेंट्स है एक्स एंड वाई, वो किसके, ऐड टू के। हम लोगों को एक्स वाई ही यहाँ पे यूज करना है, बिकॉज जो ए और बी की जो वैल्यूज है ना, वो कॉपी होके आएगी एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई को हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा और यहाँ पे वाई लिख दूंगा। अब देखो कोई भी एरर नहीं आएगा, मैं इसको सिंपल सा कंपाइल करता हूँ अभी। अब देखो सारे एरर हो गए गायब, अपना एक्स और वाई भी यूज हो रहा है और ए बी भी अपना अनडिफाइंड जो था एरर वो निकल चुका है। अभी मैं इसको सिंपल सा रन करके दिखाऊंगा, तो देखो आप लोगों का जो आउटपुट है वो आ जाएगा, सम इज 13, देखो आ गया, काफी सिंपल सा है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आर्गूमेंट्स पास कर रहा है। ओके, आर्गूमेंट्स हम लोग क्या दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया INT_x और INT_y, दो आर्गूमेंट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए, और फिर हम लोग ए और बी के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं। और बी जो है ना, ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स, ए और बी है एक्चुअल आर्गूमेंट्स, जो कि कॉपी हो गए कहाँ पे, एक्स और वाई जो है ना, इन आर्गूमेंट्स में। और ये जो एक्स और वाई जो आर्गूमेंट्स है, इसको कहते हैं डमी आर्गूमेंट्स। एक्चुअल में क्या होता है, ए और बी जो रहती है ना वैल्यूज, वो कॉपी होके आती है एक्स और वाई में, इसीलिए हम लोग एक्स और वाई को कहेंगे, जो फंक्शन के साथ में जो आर्गूमेंट्स देते हैं ना, ये वाले, इसको हम लोग कहते हैं डमी आर्गूमेंट्स, ठीक है, या फिर डमी पैरामीटर्स। तो ए और बी एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्स और वाई डमी पैरामीटर्स। ओके, तो अभी देखो, अभी सपोज अपना फंक्शन कह रहा है, सपोज मेन फंक्शन अभी अपना कह रहा है कि जो अपना ऐड टू फंक्शन है, ऐड टू फंक्शन को कह रहा है कि भाई अभी जो आउटपुट आपको मिल रहा है, ऐड टू को जो आउटपुट मिल रहा है, वो भी जो भी रिजल्ट निकाल रहा है, वो रिजल्ट तू मत डिस्प्ले कर, कह रहा है, और वो जो रिजल्ट है वो मुझे वापस दे दे, मैं डिस्प्ले करूंगा, ऐसा मेन फंक्शन कह रहा है। किसको, ऐड टू को कह रहा है। ऐसा अपने को अभी इम्प्लीमेंटेशन करना है यहाँ पे कि जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कौन डिस्प्ले करेगा, मेन डिस्प्ले करेगा। मीन सम में जो वैल्यू आ रही है वो मेन डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने का काम ऐड टू फंक्शन का नहीं होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो सम हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम लोगों को रिटर्न करना होगा। तो बहुत ही सिंपल थिंग है, इसको रिटर्न करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे मेन चीज यहाँ पे चेंज करनी होगी, वो है रिटर्न टाइप। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में हम लोगों ने रिटर्न टाइप पढ़े, तो जैसे कि आप लोगों को ये वॉइड दिख रहा होगा, वॉइड जो होता है ना, वॉइड क्या करता है, ये वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान में रखना। तो वॉइड हम लोगों को नहीं लिखना होगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकाल रहे हो, काय में निकलेगा, इंटीजर में निकलेगा। हम लोग इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को INT देना होगा। INT जो रहेगा वो रिटर्न टाइप रहेगा ऐड टू फंक्शन का, सिंपल सी देंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को फिर INT दे देना होगा, तो मैं यहाँ पे भी फिर INT दे देता हूँ। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर ये जो सी आउट वाला स्टेटमेंट है ये निकाल देंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्ले करने का काम है ना, वो कौन कर रहा है, मेन फंक्शन करने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा रिटर्न करना पड़ेगा सम को, सिंपल से रिटर्न कर दो किसको, सम को। तो बहुत ही इजी थिंग है ये कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो सम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ऐड टू फंक्शन में, ये सम को हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, मेन फंक्शन को। तो इससे क्या हो जाएगा, सम रिटर्न हो जाएगा।
अब ये जो सम है ये यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कैसे करेंगे वो देखो। तो एक बात ध्यान रखना कि जहाँ से हम लोग कॉल करते हैं, जैसे यहाँ से कॉल हो रहा है, वहीं पे जो हम लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं ना वो रिप्लेस हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ से हम लोग कॉल कर रहे हैं तो जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये जो यहाँ पे वापस आएगी इस वैल्यू को आप लोगों को कहीं ना कहीं सेट करना होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, सी आउट में यहाँ पे लिख देता हूँ, और सी आउट लिखने के बाद में सम इज ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, सम इज, और मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देखिए, ये मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो सी आउट सम इज ये लिख के आ जाएगा और फिर कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद में ये सारा एग्जीक्यूशन होगा और फिर रिटर्न जो सम में जो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं सिंपल सा एक बार कंपाइल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए एरर कोई नहीं आ रहा है, अब रन करके एक बार देख लो तो सम इज 13 देखो परफेक्टली आ रहा है। और मैं आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा और एक तरीके से बता देता हूँ। एक सी वेरिएबल रहेगा, सी वेरिएबल में हम लोग ये जो कॉल हो रहा है जहाँ से, ये हम लोग सेट कर देंगे सी में, ठीक है। फिर जो भी रिटर्न होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वापस यहाँ पे जहाँ से कॉल हो रहा है ना वहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सी वेरिएबल, कॉमा दे देता हूँ, सी वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इस सी को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे अलग से, सी आउट, और क्या डिस्प्ले कर देंगे हम लोग, सम ही से लिख देना, और ये सी को मैं यहाँ से डिस्प्ले कर दूंगा। तो सी को मैं यहाँ से डिस्प्ले कर दूंगा तो और आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो रन करके एक बार देख लेते हैं, 13 आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जहाँ से कॉल हो रहा है वहीं पे वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग अलग अलग कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। आपका फंक्शन आप लोग अगर आर्गूमेंट नहीं चाहते और सिर्फ रिटर्न करना चाहते हो तो वैसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो आर्गूमेंट्स दे के रिटर्न नहीं भी कर सकते, या फिर आप लोग आर्गूमेंट्स भी दे सकते हो रिटर्न भी कर सकते हो। ये बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हो गई और वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इसको, ठीक है। अपने को अभी कंसेप्ट भी देखने हैं, जैसे इनलाइन फंक्शन क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ये अभी हम लोगों को देखना है। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी चीज़ है, ठीक है। तो ये लेक्चर ना थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए मैं ना जो वीडियो है ना उसमें लेसन्स बनाता हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे लेसन्स चैप्टर्स, ठीक है, मीन्स पार्टीशन बटे हुए होते हैं। आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में आप लोग देखो लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे में एक जैसा चैप्टर नेम आ रहा होगा, वो चैप्टर नेम से आप लोग जंप कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी आप लोग इंट्रोडक्शन बेसिक देख रहे हैं, तो ये बेसिक है। इसके बाद में फिर आप लोग इनलाइन फंक्शन देखोगे, इनलाइन फंक्शन के बाद आप लोग फिर देखोगे डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स, और डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स के बाद में फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो ये सिंपल सी चीज हम लोगों ने अभी देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और कंसेप्ट तो इजी है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो अभी ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंजेस करता हूँ। अभी सपोज मुझे बनाना है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ से ना ये जो रिटर्न कर रहे हैं अपन, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, रिटर्न वाले की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आईएनटी को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं वॉइड लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग वॉइड लगा देंगे, यहाँ पे भी वॉइड लगा देंगे। ओके, तो देखो अभी हम लोग इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अभी अपना टॉपिक चालू हो गया इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन भी बहुत ईजी कंसेप्ट है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली मीनिंग बताऊँ इनलाइन फंक्शन का, तो इनलाइन फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं समय बचाने के लिए, ठीक है। काय के लिए, समय बचाने के लिए। अब समय बचाने के लिए क्यों करते हैं वो देखो। एक्चुअल में देखो, जब भी हम लोग जहाँ से कॉल करते हैं, जहाँ से हम लोग कॉल करते हैं वहाँ से क्या होता है, फंक्शन का जो कंट्रोल है, मीन्स प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो जंप हो जाता है। जंप हो जाता है मीन्स वहाँ से उसका कंट्रोल चले जाता है डायरेक्टली फंक्शन में, जहाँ पे अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो जैसे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन कॉलिंग वाला बना देता हूँ, और फंक्शन को कॉल नहीं की, यहाँ से ऐड टू नहीं लिखा मैंने, ऐड टू, यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमा बी। तो देखिए अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल चले जाएगा डायरेक्टली इस फंक्शन में, और फंक्शन में जाने के बाद फिर एग्जीक्यूशन होगा, और फिर इसके बाद कंट्रोल फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ समय लगता है, ठीक है। वहाँ से जंप होगा स्टेटमेंट, फिर वो फंक्शन में जाएगा, फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन होगा, फिर वापस आएगा।
तो ये इसके लिए थोड़ी प्रोसेस लगती है, इसको थोड़ा समय लगता है। उसी समय को बचाने के लिए क्या होता है कि हम लोग इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, जहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पे जो कोड है फंक्शन का अपन जिसको अलग से डिफाइन किए वो हो जाता है रिप्लेस वहीं पे। ठीक है, जो भी फंक्शन की कोडिंग होती है, जो भी हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किए उसकी सारी कोडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, और यहीं पे एग्जीक्यूशन होगा, वो वहाँ पे फिर जंप वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन में ऐसा होता है, जिससे क्या हो जाएगा, फिर वो जंप वगैरह की जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी। मीन्स कंट्रोल जो है, फ्लो जो है वो उधर नहीं जाएगा जंप फंक्शन की तरफ। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने अलग से इसको डिफाइन किए, डायरेक्टली कोडिंग यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, तो वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये कहाँ पे फॉलो होता है, वो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें ना आप लोग एकदम लॉन्ग, जैसे अगर कोडिंग है आपकी, अगर फंक्शन की, जैसे मैंने ऐड टू फंक्शन बनाया और उसकी बहुत लॉन्ग कोडिंग है, आप लोग उसमें इनलाइन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इनलाइन यूज़ भी करते हो तो उसको आपका जो कंपाइलर रहेगा इग्नोर कर देगा। उसके बाद में जैसे स्विच स्टेटमेंट हो गया, गो टू स्टेटमेंट वाले जैसे स्टेटमेंट हो गया, आप लोग अगर फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते आप लोग इनलाइन फंक्शन में। ओके, और जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए, और जैसे अपन जिसमें रिटर्न वगैरह करते हैं ना वैल्यू, वो यहाँ पे काम नहीं करती। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, तो जो अपन शॉर्ट में जो फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे मैंने ये ऐड वाला ही बना लिया। ठीक है, अपन 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट कोडिंग है, तो इसके लिए ये ठीक है। ठीक है, लेकिन जैसे बड़े प्रोग्राम बना रहे अपन फंक्शन क्यों बनाते हैं, मेन फंक्शन से अलग लिखते हैं। ठीक है, वो अपने को ईजी जाना चाहिए समझने के लिए, इसीलिए अपन फंक्शन बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा अगर यूज़ करते हो, अगर बहुत ही बड़ा अगर आप लोग फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन की कोडिंग है बहुत बड़ी, और उसको आप लोग इनलाइन फंक्शन के थ्रू अगर यूज़ कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इनलाइन फंक्शन अगर बनाना है तो छोटे जो फंक्शन रहती है सिर्फ उसी में इनलाइन फंक्शन बनाओ। ठीक है, ज़्यादा ऐसी बड़ी कोडिंग है उसमें इनलाइन फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनलाइन फंक्शन का एक प्रोग्राम देखते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। आप लोगों को अगर पता होगा कि हम लोग ये जो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है ये अपन बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको बाहर भी कर सकता हूँ, मीन्स यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बाहर अगर इसकी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करता हूँ तो देखो मैं उसके नीचे ही उसको डिफाइन भी कर सकता हूँ, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकता हूँ डायरेक्ट ऊपर में। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ से कट करके इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग थोड़ी ध्यान में देना, आप लोगों को मैं अभी समझाता हूँ ये एक्चुअल में मैंने क्या किया। अब देखो मैंने इसको मेन के पहले यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता होगा हम लोग वेरिएबल वगैरह जो है ना उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते। तो ऐसा समझो मैंने क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। ठीक है, अब ग्लोबली डिक्लेयर करने के बाद में मैंने उसमें क्या कर दिया, उसको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली मैं उसको डिफाइन भी कर सकता हूँ ग्लोबली ही। ठीक है, तो मैंने ये ग्लोबली उसकी कोडिंग यहाँ पे लिख दिया, और मैं यहाँ पे सम की वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सम इज, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो एरर आती है कि कोई, हम लोग अभी चेक करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखो एरर कोई नहीं आ रहा है, और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो रन भी ये हो जाएगा। ठीक है, सम इज 13 आ गया। तो देखो सम इज 13 आ गया, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया हो यहाँ पे। आप लोग डायरेक्टली बाहर में भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन को वहीं पे डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ना आप लोगों को यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग जो फंक्शन डिफाइन करोगे ना उसको आप लोगों को मेन फंक्शन के ऊपर ही रखना होगा। मेन फंक्शन के ऊपर इसीलिए रखोगे क्योंकि अपन जब भी ग्लोबली वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं ना तो उसको मेन के ऊपर ही लिखते हैं। मीन जैसे हेडर फाइल्स आप लोगों ने लिखे, हेडर फाइल्स के एकदम नीचे आप लोगों को उसको डिक्लेयर करना होगा। ये आप लोग बेसिक सी चीज़ें वो ध्यान में रख लोगे। अगर आप लोग इसको अगर नीचे लिखते हो इस तरीके से, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ, सपोज इसको मैं भी कर लेता हूँ कट, और मैं यहाँ पे नीचे में अगर इसको लिखता हूँ तो देखो एरर क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, एरर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है कि ऐड टू शुड हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि मेन फंक्शन सबसे पहले डिक्लेयर हो जाएगा और एक एक स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है, तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको तो हम लोगों ने पहले डिक्लेयर ही नहीं किए। अगर मैं ऐसा करूँ iostream.h और conio.h को अगर मेन के नीचे रखूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना। वैसे ही ये चीज़ है कि इसको आप लोगों को ऊपर में सबसे पहले डिफाइन करना होगा। अब ये कॉल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको पकड़ेगा ही नहीं, जो अपन ने फंक्शन बनाया उसको पकड़ेगा ही नहीं, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को इसको क्या करना होगा, ऊपर में लिखना होगा। तो मैं इसको अभी ऊपर में लिख देता हूँ। तो ये मैंने ऊपर में लिख दिया इसको, और इसको अब मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके आप लोगों को बता सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, सम इज 13 लिख के आ रहा है। अब सपोज अपने को इसको इनलाइन लगाना है तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सा वॉइड के आगे इनलाइन लगा दो।
ये मैंने लगा दिया इनलाइन, ये बन गया आप लोगों का इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा, वो कंपाइलर में होता है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जो रिप्लेस होगी ना फंक्शन बॉडी जहाँ से कॉल हो रहा है वो कंपाइलर में होगा। तो मैं इसको एक बार आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। देखिए डायरेक्टली रन हो रहा है और सम इज 13 आ गया। ये होता है इनलाइन फंक्शन, और इस तरीके से इसको इनलाइन कीवर्ड का यूज करके बनाया जाता है। अभी हम लोग इसको इनलाइन फंक्शन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अभी हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, और वो दूसरा कंसेप्ट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वाला। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वाला भी कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, इसी में हम लोग देख लेते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वाला कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं जब भी हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मैं ए और बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ए और बी में से अगर बी की वैल्यू पास नहीं किया और मैंने फंक्शन आर्गुमेंट में बी के लिए जगह रखा हो, और मैं जैसे चाहता हूँ कि अगर मुझे बी की वैल्यू नहीं मिली है और मैं डिफॉल्ट में अगर कोई वैल्यू रखूँ, तो उसके लिए हम लोगों को डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज़ करना होता है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट बहुत ईजी है। मैं वाई की जगह वाई में एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, जैसे 10। मैंने वाई में वैल्यू सेट कर दिया 10। अब जैसे मैंने अगर यहाँ से, अब देखो अगर मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यू अगर भेज देता हूँ, ओके, अगर मैं ए और बी की वैल्यू जैसे मैं भेज देता हूँ तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 कॉपी हो जाएगा एक्स और वाई में, और 6 और 7 हो जाएगा आपका 30। और अगर मैं 7 अगर नहीं भेजता तो सिर्फ 6 ही पास होगी, और 6 कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, पहले वाले आर्गुमेंट में एक्स में। वाई में तो हम लोगों ने भेजे नहीं, तो वाई में डिफॉल्ट में फिर क्या सेट हो जाएगी, ये जो 10 हम लोगों ने बाद में यहाँ पे डिफॉल्ट में दिए है वो 10 वहाँ पे सेट हो जाएगी, और फिर जो सम है एक्स का और वाई का वो आ जाएगा। तो एक्स में अपन 6 दे देंगे और वाई में अपन 10 देंगे, तो 16 आ जाएगा। तो इस बार इसको एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी अगर मैं इसको कंपाइल अगर करता हूँ तो कंपाइल करने के बाद देखो एरर कुछ नहीं आ रहा है, और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 13 आ रहा है। अभी आ रहा है 13 बिकॉज हम लोग ए और बी की वैल्यू सेंड कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स कॉल करते समय हम लोग पास कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं देता, यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू नहीं देता तो देखो क्या आता है। कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बी इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज, मतलब बी हम लोगों ने जो असाइन की है वो यूज नहीं हो रही है, ये ऐसा कह रहा है। हम लोगों को अभी फिलहाल यूज ही नहीं करनी है बिकॉज हम लोगों को बी की वैल्यू पास ही नहीं करनी है। तो अब देखो क्या आता है आउटपुट। अभी हम लोग इसको एक बार कंपाइल तो हम लोगों ने कर चुकी है, अब रन करके देखते हैं। तो देखो अभी देखो जो सम है वो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है मीन्स जो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो काम कर रहा है। ओके, तो देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का भी जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इजी है, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग वैल्यू अगर सपोज पास नहीं करते तो डिफॉल्ट में ये सेट हो जाती है। और सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्स में भी एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 10 दे दिया, यहाँ पे भी मैं 10 नहीं देता 5 दे देता हूँ। ओके, और मैं सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू भी नहीं से पास करता, तो देखो क्या आता है। कंपाइल करते एक और बार, यहाँ पे दो वार्निंग्स आ रही है। बी इज असाइंड अ वैल्यू डेट इज नेवर यूज, ए इज असाइंड अ वैल्यू डेट इज नेवर यूज, क्योंकि हम लोग ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पास ही नहीं कर रहे। अब देखो क्या आएगा, एक्स में 5 सेट कर दिए, वाई में 10 कर दिए, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं एक बार, और देखो 15 आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम बना सकते हो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करके। अब जैसे मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पास कर देता हूँ, तो अब देखो 13 आ जाएगा, ये आगे 13, 6 और 7 कितना 13। तो इस तरीके से आप लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग मैं आप लोगों को सबसे पहले ही बता देता हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है जैसे हम लोग एक ही नाम के अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक ही नाम के अगर हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, वो होते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, अब आप बोलोगे कि हम लोग एक ही नाम के दो या दो से ज्यादा फंक्शन क्यों यूज करते हैं। अब देखो क्या होता है कि हम लोग कभी कभार एक ही नाम के फंक्शन देते हैं जिसमें अपन अलग अलग वैल्यूज भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे उसके रिटर्न टाइप अलग हो सकता है, उसके अलग अलग चीजें हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है। अब देखो जैसे एक फंक्शन है जिसमें हम लोग 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक और फंक्शन है जिसमें हम लोग 3 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, और फंक्शन का नेम एक ही देना चाहते हैं, तो हम लोग एक ही फंक्शन का नेम दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप लोगों का अगर फंक्शन नेम अगर एक ही है तो उसका जो आर्गुमेंट्स है ना, वो आर्गुमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। इट शुड बी द डिफरेंट आर्गुमेंट्स। तो फटाफट मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम काफ़ी ईजी रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा टेस्ट।
ओके, एक फंक्शन नहीं, अपने को तो 2-3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ऊपर में ही ना फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर कर देता हूँ बाहर में ही। तो एक वॉइड रहेगा, वॉइड ऐड फंक्शन का नेम रहेगा, और यहाँ पे हम लोग 2 आर्गूमेंट्स देंगे। कितने? 2 आर्गूमेंट्स। और उसके बाद में int_y, ये हम लोगों ने 2 आर्गूमेंट्स दे दिए। और एक रहेगा हमारा वॉइड ऐड, जिसमें हम लोग 3 आर्गूमेंट्स दे देंगे। कितने? 3 आर्गूमेंट्स दे देंगे। और 3 आर्गूमेंट्स देने के बाद में यहाँ पे x, int_y एक दे देंगे, int_y, और कॉमा देके एक int_z। ये हमारा एक दूसरा वाला आर्गूमेंट हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको डिफाइन नहीं कर रहे। तो ये मैंने डिक्लेयर किया हूँ। और उसके बाद में एक और फंक्शन बना लेंगे हम लोग, जिसमें अपन क्या करेंगे, ये जो रिटर्न टाइप है, जैसे आर्गूमेंट्स का जो रिटर्न टाइप है ना, उसको अपन चेंज कर देंगे। इसको मैं कर दूंगा, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, मीन्स फ्लोट कर दूंगा मैं इसको, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई। अब ये जो वेरिएबल्स है ना, ये डिफरेंट है, ये एक्स और वाई अलग है, ये इंटीजर टाइप की है। और ये जो एक्स और वाई जो अपन यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये रहेंगे अपने फ्लोट टाइप के, फ्लोटिंग टाइप के। अपन उसमें वैल्यू पास करेंगे, पास करेंगे। तो यहाँ पे अपन y दे देते हैं। तो ये अपन ने कितने फंक्शन बना लिए? यहाँ पे 3 फंक्शन बना लिए, जिनका नाम एक ही है लेकिन उसके आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी अपन ये जो वॉइड है ना, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखो ये डिफरेंट फंक्शंस बन गए अलग अलग, और इनका नाम एक ही है, यही फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो अभी अपन इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। अब इसको अपन यहाँ पे नीचे में डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे नीचे में डिफाइन करते हैं। और सबसे पहला वाला अपन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वॉइड है अपना, और ऐड फंक्शन का नेम है, और क्या है उसमें 2 आर्गुमेंट्स, int_x है, और int_x के बाद में int_y है। ये क्या करेगा, ये सम करेगा, मीन्स सम ऐड करेगा 2 नंबर्स को। ओके, तो यहाँ पे ये 2 नंबर को ऐड करेगा। तो मैं सी आउट लिख दूंगा, और यहाँ पे सम इज लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, सम इज। और ये क्या करेगा, x और y को ऐड कर देगा, x और y को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देगा। मैंने सिंपल सी लिख दिया है स्टेटमेंट, x और y को अपन ने ऐड कर दिया। सेकेंड वाला क्या रहेगा अपना, वॉइड और ऐड। यहाँ पे कितने आर्गूमेंट्स है अपने? 3 आर्गूमेंट्स है। तो int_x एक रहेगा, और कॉमा दे देंगे int_y, कॉमा देने के बाद में फिर से int_z, और इसके बाद में यहाँ पे अपना आ जाएगा फिर से सी आउट वाला स्टेटमेंट। यहाँ पे अपने को 3 नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं सम इज लिख देता हूँ, सम इज, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 आर्गूमेंट्स है। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरा वाला आ जाएगा वॉइड, और इसमें ऐड। अब देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं, वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। तो यहाँ पे फ्लोट देना होगा, फ्लोट x लिख दूंगा मैं, और यहाँ पे फ्लोट y, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा सी आउट। और यहाँ पे भी हम लोग सम ही कर रहे हैं, तो सम इज मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, सम इज, और यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई लिख दिया मैंने, और x प्लस वाई के बाद में ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या नहीं कॉल कर देंगे, डायरेक्टली कॉल करेगा, और कॉल करते समय ये हम लोग वैल्यू पास कर देंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ऐड को कॉल करूँगा। अब ये डायरेक्ट मैच होगा। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा सबसे पहले, एक करता हूँ 5, 10, ये कॉल मैंने कर दिया डायरेक्टली। और इसके बाद में एक और कॉल करेंगे अपन ऐड, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, फिर कॉमा 10 देता हूँ, और यहाँ पे 15 देता हूँ। ओके, ये मैंने दे दिया। और इसके बाद में एक और करता हूँ मैं ऐड के बाद में यहाँ पे 5.5 लिखता हूँ, 5.5 कॉमा, और 10.5 लिख देता हूँ, 10.5। ओके, तो ये एक अपना तीसरा कॉल हो गया। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग जैसे ये मैच होगा, जैसे कॉल होगा तो मैच करके देखेगा आर्गूमेंट से, इनके फंक्शन जो अपन ने डिफाइन किए हैं ना उनसे मैच करके देखा कि वो किससे मैच हो गए। जैसे 2 आर्गूमेंट है इंटीजर टाइप के, वो ये 2 से मैच हो जाएगा।
फिर जिसमें 3 है वो 3 से मैच हो जाएगा, फिर जिसमें जैसे फ्लोट वाला है वो फ्लोट वाले से मैच हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल से इसको कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं आंसर आएगा क्या। तो देखो 5 और 10 इसका 15 आना चाहिए। फिर x प्लस वाई जेड का देखो कितना आएगा, ये 5 और 15 हो जाएगा 20 और इसका 30 आना चाहिए। और फिर 5.5 और 10.5 का आना चाहिए 11। तो देखो आता है क्या। तो अभी इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो देखो कोई एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है। इस एक एरर को अपन सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, एम्बिग्यूटी बिटवीन एड INT, ये एक यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ रही है, एड फ्लोट। तो मीन्स ये जो है ना, ये यहाँ से जो कॉल हो रहा है ये पकड़ नहीं पा रहा है, मीन्स मैच नहीं कर पा रहा है कि इसको करना है कि इससे मैच करना है। अब वो क्यों नहीं कर रहा है वो देखो। एक्चुअल में अपन ने जो 5.5 और 10.5 लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में अपने को बताना पड़ता है कि वो फ्लोट वैल्यू है। तो बहुत ही सिंपल थिंग है, यहाँ पे आप लोगों को इसको फ्लोट दिखाने के लिए यहाँ पे आपको f लिखना होता है। क्या लिखना होता है? f लिखना होता है कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट है। तो मैं अगर f लिख दिया तो ये हो जाती है फ्लोट वैल्यूज। अब मैं इसको अगर कंपाइल करके देखता हूँ तो देखो एरर आती है क्या? अब एरर नहीं आ रही है। और अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये आ गया अपना, ये सारे एक ही लाइन में लगकर आ रहा है। तो सम इज 15, सम इज 30, सम इज 16 ये लिख के आ रहा है। मैं यहाँ पे एंड एल लगा देता हूँ, सिंपल सा एंड एल, ओके। और यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ एंड एल। ये मैं 2 जगह एंड एल लगा देता हूँ, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो सम इज 15 आ गया, सम इज 30 आ गया और सम इज 16 आ गया। तो देखो एकदम अपना जो आंसर है वो परफेक्ट। सम इज 16 क्यों आ रहा है? सम इज 16 क्यों आ रहा है? हाँ बरोबर है, ये 10.5 और 5.5 सम इज 16 आ रहा है। मैं अगर इसको चेंज करके देखता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ। अब देखते एक बार इसको रन करके, तो देखो 16.1 अभी अपने को समझ में आ रहा है कि ये जो है ये इंटीजर वैल्यूज है, सम इज 15 वाली, फिर सम इज 30 और फिर 16.1। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप लोगों को आप डिफरेंट आर्गूमेंट्स देने होते हैं, उनका रिटर्न टाइप आप लोगों को अलग लिखना पड़ता है, आर्गूमेंट्स का टाइप अलग लिखना पड़ता है, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें है और आप लोग 1-2 प्रोग्राम इसके बना के देखो तो आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस प्रोग्राम को भी लिख सकते हो, ये भी बहुत ईजी प्रोग्राम है। अगर एग्जाम वगैरह में अगर फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, ये फंक्शन, ये वाला जो प्रोग्राम है ये लिख दो, आप लोगों को ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग भी जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ऑफकोर्स आप लोग पूछ ही सकते हो। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। मैं अगेन आप लोगों को पूछता हूँ, मैं बार बार चीज़ें रिपीट करते रहता हूँ, इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे आदत है बार बार पूछने की। क्योंकि स्टूडेंट्स लोग ना एक्चुअल में बोलते नहीं है कि समझ में आया नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों को भी बार बार वीडियो लेक्चर में भी पूछते रहता हूँ। इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये अपना यहाँ पे फंक्शंस रिलेटेड जो टॉपिक है वो होता है एंड, और जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड खुद का ध्यान रखो। कोरोना आ रहा है, अभी ओमिक्रॉन जो है न्यू वेरिएंट वो आ चुका है, तो खुद का ध्यान रखो। तो बी सेफ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर का यूज़ करो और सेफ रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।